का रोड शो। नमस्कार, आप नेताजी का रोड शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लगातार अलग अलग रोड शो नेताओं के चल रहे हैं, लेकिन आज हम बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर यहां के लोकप्रिय सांसद 3 बार से सांसद रहे, 4थी बार चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल आज रोड शो का हिस्सा बनेंगे। मेघवाल साहब, बहुत स्वागत है। धन्यवाद हेमंत जी, आपका भी। अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ में यहाँ से मुकाम तक का रोड शो हम करेंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे, उनके लोकसभा क्षेत्र के हाल भी जानेंगे। आइए सर। तो अणखीसर लोकसभा का ये अणखीसर गांव है बीकानेर लोकसभा का, और ये हुजूम आप देख रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जहां भी जा रहे हैं, इसी तरह से जनता का प्यार उन्हें लगातार मिल रहा है, और 3 बार से लगातार यही वजह है कि सांसद के तौर पर ये जीते। इनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल चुनावी मैदान में है, लिहाजा कड़ी टक्कर है। केंद्रीय मंत्री का चुनाव प्रचार, और इस बार ये जो बीकानेर लोकसभा क्षेत्र है वो चर्चाओं में, इसलिए 4थी बार भाग्य आजमा रहे हैं। अर्जुन जी हमारे साथ हैं लगातार। तो अर्जुन जी, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है आपका? देखिए, मैं करीब पूरे क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में घूम चुका हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और बहुत स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। आप 3 बार लगातार सांसद रहे, यहाँ की जनता ने आपको प्यार दिया, और ये प्यार मैं आज भी देख रहा हूँ, लोगों का प्यार हुजूम सब जगह इसी तरह माहौल है। हाँ, इसी तरह से माहौल है। कल मैं बीकानेर में एक धर्म यात्रा के प्रोग्राम में था। आप देखेंगे पूरा शहर और आसपास के गांवों के लोग भी उस यात्रा में थे, और जो मोदी जी को वो आशीर्वाद दे रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कि शहर तो एक तरफा ही है जी। शहर में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक तरफा लग रहा है शहर, और ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह बहुमत है, हर जगह, और बहुमत दिनों दिन बढ़ रहा है। इसलिए मुझे तो ये सीट वो कोई रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली सीट बन गई है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मुद्दे क्या हैं अर्जुन जी इस बार के? क्योंकि लगातार राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस पर ये लगते रहे आरोप कि ये लोग जो हैं, अभी बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हुई कि ये राम को नहीं मानते हैं। कांग्रेस कह रही है, आज ही बयान आया जयराम रमेश का, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रोग्राम था, जो राम मंदिर का जिस तरह से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीतिक कार्यक्रम था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था कांग्रेस ने, वो क्यों दिया था? कि राम काल्पनिक है। मैं तो आपके माध्यम से जयराम रमेश जी से क्वेश्चन कर रहा हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। और राम रोम रोम में है, राम हमारी आस्था है, और ऐसी आस्था को नकार करके जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो मैनेजमेंट ने सबको बुलाया, कांग्रेस पार्टी को भी बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा हम इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे, और अब ये दूसरा स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके ही जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के इस निर्णय को नहीं मानता। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय को मैं नहीं मानता हूं। और वो राहुल गांधी को धत्ता बता करके अयोध्या में दर्शन करने गए, तो वो उनके कांग्रेस के अंदर जो विरोधाभास है उसको झांक करके क्यों नहीं देखते हैं? राम तो हमारे रोम रोम में है, ये हमारा आस्था का विषय है। तो आपको लग रहा है, आप तो क्षेत्र में इतना घूम रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं आप? मैं आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं जनता का, और जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद देगी जनता? पक्का आशीर्वाद देगी, और बड़े अंतर से बीजेपी को जिताएगी। अर्जुन जी, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों को लेकर आपका आकलन क्या है? क्योंकि लगातार उथल फेर भी हुए हैं, चूरू की सीट और बाकी हम देखें। कुछ भी उथल फेर हो, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।
क्या इस बार लोग राम के नाम पर भी वोट करेंगे? सालों बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ, भगवान रामलला मंदिर में विराजे हैं, इसका असर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 112 योजनाएं चलाई इन 10 सालों में जी, और वो सारी योजनाएं धरातल पे उतरी। उनका असर है। गांव के आदमी के पास अनाज पहुंच रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से। गांव में 10 करोड़ से ज्यादा 11.5 करोड़ तक शौचालय बन गए हैं, और वो वर्केबल है। कांग्रेस तो उस समय भी चैलेंज कर रही थी कि ये वर्केबल नहीं रहेंगे, वो वर्केबल है। वो कई जगह हमारी माताएं बहनें इज्जत घर का नाम देकर के मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। गांव में जिनका कच्चा मकान था वो पक्का बन गया है। जिसके बिजली का कनेक्शन नहीं था वहां बिजली का कनेक्शन लग गया है। घर में अगर नल नहीं था तो उसके नल से जल आने लग गया है। घर में अगर कोई प्रॉब्लम थी इलाज की तो आयुष्मान भारत से इलाज होने लगा है। अगर फसल खराब हो गई तो फसल बीमा का पैसे आना लगे हैं। अब किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर अंतराल के बाद 6,000 रुपए जो है प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं। अब डबल इंजन की सरकार हमारी होगी, भजनलाल जी ने भी 2,000 रुपए उसमें और जोड़ दिए हैं। तो ये जो योजनाएं हैं ये नीचे धरातल पे उतर गई है। इसलिए मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश में हैं। आप मानते हैं इस बार के चुनाव में कोई चुनौती है बीजेपी के सामने राजस्थान में? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान का जो चुनाव है बायोपोलर है जी। बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। और कांग्रेस ने भी क्या किया कि 25 के 25 उम्मीदवार वो खड़ा करना चाहती थी, लेकिन वो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर पाई। सारे 2-3 उम्मीदवार तो टिकट घोषित होने के बाद मैदान छोड़ गए। ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस की बनी है। बांसवाड़ा में भी अभी ऐसा देख रहे हैं, कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन किया और कांग्रेस का उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। देखिए, ये विरोधाभास है जी। उनको पहले अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा करना पड़ा? पहले अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, कांग्रेस का ही कैंडिडेट था ना, उसको आपने सिंबल दिया। आरोप हम हमारे पे लगाते हैं, उन्होंने उनको सिंबल दिया, उन्होंने फॉर्म भर लिया। फॉर्म भरने के बाद आप कहते हो कि आप बैठ जाओ, तो अगले आदमी का भी स्वाभिमान था, जाग गया। उसने कहा मुझे पहले टिकट क्यों दी, और मुझे जब मैंने कहा मैं नामांकन इस तारीख को करूंगा तो आपने अलाउ क्यों किया? आप मेरा नामांकन भराने क्यों आए? और अब आप कह रहे आप बैठ जाओ, मैं नहीं बैठता। तो वो उनका इंटरनल मामला था, उसमें भी वो आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी, ये कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और जनता के बीच में भी इस बार इसी बात को लेकर जा रही है कि ये जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, ईडी सीबीआई के जरिए नेताओं को अपने मिला रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का गला ही घोंट दिया, वो कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है। शर्म आनी चाहिए जी कांग्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र के पुजारी हैं। जब वो पहली बार संसद आते हैं तो संसद भवन को कहते हैं ये लोकतंत्र का मंदिर है जी। और उस मंदिर को नमन करके, प्रणाम करके और फिर प्रवेश करते हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर है, उनका जो चेहरा है, जैसे बीजेपी ने पहले से कहा कि हमारा सिंबल जो है, हमारा जो चेहरा है कमल का फूल और प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, वो क्यों नहीं हमारा चेहरा हो जी? देश में उन्होंने 112 से ज्यादा नीतियां बनाई, चाहे सैन्य सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान का सेक्टर हो। कोई ऐसा सेक्टर नहीं शेष रखा जिसमें उन्होंने योजना नहीं बनाई। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को जो लोकप्रियता हासिल हुई है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उसमें क्या तकलीफ है जी कांग्रेस को? उनके पास भी नेता है ना, वो अपने नेता को लेकर के जाएं, अपने नेता के चेहरों को लेकर के जाएं। किसने रोका है? आपका उस पर क्या मानना है कि कांग्रेस में पहले ये कहा कि दिग्गज भी मैदान में उतरेंगे, जैसे बीजेपी के तमाम लीडर्स आप लोग मैदान में हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ये बात सही, आप सही कह रहे हैं जी कि कांग्रेस ने पहले तय किया था कि हम, जो अखबार में खबरें आती है, हमें पता नहीं है कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो सब चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब जो सेकंड लाइन के नेता हैं
उनको कहा आप लड़ो, वो लड़ रहे हैं। वो भी ऐसी परिस्थितियों में लड़ रहे हैं जो कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता, हम तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसे ही बोल गए, झुंझुनू में विजेंद्र ओला हैं, वो ऐसे बोल गए मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन चूरू में कह रहे हैं अर्जुन जी कि मुकाबला कांटे का है इस बार। देखिए, कुछ भी परिस्थिति बने, चूरू की सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। देवेंद्र झाझड़िया ही लोकसभा में जाएंगे चूरू से। ये बीकानेर का जो इलाका है, देखिए ये पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती इलाका है। ऐसे में सीए और इसका क्या फायदा लोगों को यहाँ पर मिलेगा? देखिए, 65 के वार में, 71 के वार में, बाद में भी पाकिस्तान से जो कुछ नागरिक हैं हमारे, जो यूनाइटेड भारत के भाग था जब पाकिस्तान जी, तो यहाँ से मजदूरी करने, कुछ कमाई का साधन के साथ जुड़ने वहाँ गए थे। देश की आज़ादी के बाद वहाँ रह गए, लेकिन उनको वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगा और वो वापस भारत आए। तो नागरिकता कईयों को तो मिल गई जी, कईयों को नागरिकता कुछ लोग यहाँ पर है नहीं जो मिली, बात तो करना चाहते हैं जी। उनको नागरिकता मिली जी। तो सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं। छीनने का है ही नहीं, देने का है। आप तो देश भर का भी भ्रमण कर रहे हैं और बाकी एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी है। आपको लगता है पूर्वोत्तर में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, और खासतौर पर अगर तमिलनाडु और उधर की बात करें, हम उस तरफ भी जाएं तो वहां पर देखिए, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत अच्छा रहने वाला है जी। बंगाल में भी हमारी पोजीशन सुधरेगी, उड़ीसा में भी हम सुधार की ओर बढ़ गए, और जो तमिलनाडु और आपने आंध्र प्रदेश जी, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला का जो जिक्र किया है, उसमें मैं मानता हूं कि कम से कम 5 सीटें, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है, हम इस बार तमिलनाडु से जीतेंगे, जिसमें लोग कोयम्बटूर की सीट, कन्याकुमारी की सीट, इनका तो बार बार जिक्र करते हैं कि ये सीटें हमारी जीती हुई है। केरला में भी इस बार हमारा खाता खुलेगा जी, और अच्छी संख्या में हम। क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ओवरऑल देश के लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा, भारतीय जनता पार्टी इतने भारी बहुमत से वापस आएगी, क्या वजह? भारतीय मतदाताओं को लगने लग गया कि नरेंद्र मोदी जैसा श्रेष्ठ प्रधानमंत्री कभी कभी ही मिलता है। इस बार मिले हुए हैं जी, तो हम क्यों नहीं इनको ताकत दें। और जब वो सुनते हैं पाकिस्तान के नागरिकों से, जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, पाकिस्तान जब से बना तब से ना भारत की उन्होंने तारीफ की, ना भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की। ये पहला अवसर है जब पाकिस्तान के नागरिक भी ये बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं जी, कि हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। इसका मतलब साफ है कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, स्वीकार्यता बढ़ी है, और यही कारण है कि जो डेवलपमेंट प्लान जो मोदी जी ने दिया देश के सामने, विकसित भारत का प्लान जो देश के सामने रखा नरेंद्र मोदी जी ने, उसको मानते हुए साउथ के लोग भी ऐसा मानते हैं कि भारत को अगर विकसित भारत बनना है तो नरेंद्र मोदी जी को ही ताकत देनी पड़ेगी। इसलिए हम सोच रहे हैं, हम मान रहे हैं, और हम स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि इस बार साउथ में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है। अब थोड़ी राजस्थान की बात करना चाहता हूं अर्जुन जी, क्योंकि राजस्थान में तो आप माहौल देख ही रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान का ही इलाका बाड़मेर जैसलमेर की सीट है, वहां पर कह रहे हैं कि इस बार एक निर्दलीय युवा ताल ठोक रहा है, जो निर्दलीय के तौर पर निर्दलीय के तौर पर विधायक भी बने, वो अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला वहां पर भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जहां मैंने आपको पहले कहा जी कि राजस्थान में बायोपोलर पॉलिटिक्स है जी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है उसकी जीतने की संभावना बहुत कम रहती है। ये पॉलिटिक्स का स्वभाव है जी। इसलिए कुछ भी कोई कहे, मैं फिर कह रहा हूं 25 की 25 सीटें हम
जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलेगी। आपकी जो लोकसभा क्षेत्र है वो उसमें भी कहते हैं कि 5 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी अभी तक बराबर का ही मुकाबला रहा है। करणी सिंह जी लगातार पहले चुनाव के बाद 5 बार सांसद बने थे और उसके बाद से दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रही है। देखिए, ये विश्लेषण आपका आंकड़ों के हिसाब से ठीक है जी, लेकिन इस बार जो मैं देख तो कौन लाए जी ब्रॉडगेज, ये प्रयास मैंने उसमें लिखा है। और जब ब्रॉडगेज आई तो हमें वॉशिंग लाइन मिली, वॉशिंग लाइन मिली तो मैं 15 साल के पीरियड में कहता हूं 30 से ज्यादा नई ट्रेनें बीकानेर को मिली। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है देश का जो बीकानेर से ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं। क्या ये काम नहीं है जी। काम बोलता है जी। और भी बहुत से ऐसे काम है। हमारा वर्कशॉप बंद हो रहा था जी, हमने उसको लड़ाई लड़ करके यहाँ बीकानेर में रखवाया, उसको मॉडर्नाइज किया, लोगों को रोजगार दिए। ये तो मैंने एक सेक्टर बताया। अब रोड का सेक्टर ले लो, पहला ऐसा सेक्टर है जिसमें जो बीकानेर से सूरतगढ़ तक का पेव्ड सोल्जर जो रोड बना 501 करोड़ का, पहला ऐसा ये समय है जब बीकानेर से नागौर तक का पेव्ड सोल्जर रोड बना, नोखा का बाईपास निकला। और पहला ऐसा समय है जब बीकानेर ने 4 लेन देखा, बीकानेर टू कोलायत 4 लेन पहले नहीं था बीकानेर में, 4 लेन देखा। और पहला ही ऐसा एक काल खंड है जिसमें बीकानेर ने भारतमाला देखा। भाई, भारतमाला जैसी 30,000 करोड़ का प्लान भी तो भारतमाला इसी क्षेत्र से निकला है। तो जनता सब जानती है कि कैसे बड़े बड़े काम हुए हैं। और रेलवे स्टेशन में अब 471 करोड़ का बजट लग करके जब रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान मंजूर हुआ तो बीकानेर के लोगों ने जो स्वागत किया रेलवे स्टेशन पे, वो कांग्रेस को थोड़ी पता है जी। कांग्रेस तो बोलेगी उसका स्वभाव है, लेकिन जनता हमारे साथ है। लेकिन औद्योगिक संभावनाएं अभी भी बीकानेर के इस इलाके में हैं। बाकी कई कामों को लेकर के भी एक सांसद के तौर पर जब जनता आपको चौथी बार चुन लेगी, उसके बाद आपका क्या सपना है कि इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं जो अभी तक अधूरा रहा? देखिए, 2019 में मैंने कहा था कि यहाँ सोलर हब बन सकता है। तब तो ये लोग कहते थे कि ऐसे ही बोल जाते हैं ये। 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया सोलर में, सोलर हब बन गया। जब वो बन गया तो हम सोच रहे हैं कि सेरेमिक हब भी बीकानेर बने। उसके लिए गैस पाइपलाइन की ज्यादा जरूरत थी जी। गैस पाइपलाइन का काम बहुत प्रोग्रेस पर है और इस कालखंड में जैसे ही गैस पाइपलाइन का काम पूरा होता है, बीकानेर में गजनेर के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया जी हमने काटा है। उसमें आप देखना बड़े बड़े लोग उद्योग लगाने आएंगे। यहाँ का रॉ मटेरियल तो मोरबी जाता है, कहीं और जाता है जी। तो जो बेसिक इंडस्ट्री है सेरेमिक्स की, वो जब यहाँ लगेगी तो बीकानेर सेरेमिक हब बन जाएगा। दूसरा, पोटास का भंडार हमें मिला है श्री डूंगरगढ़ और लूणकरण सर के क्षेत्र में जी। और उसकी तकनीक भी MMDR एक्ट में संशोधन करके हमने अपना ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर के भी बड़े बड़े कारखाने इस क्षेत्र में आने वाले हैं, लूणकरण सर के और डूंगरगढ़ के क्षेत्र में। तो बीकानेर फर्टिलाइजर हब भी बनेगा जी। जब सेरेमिक हब, फर्टिलाइजर हब, ऐसे बड़े बड़े काम होंगे तो देखना बीकानेर का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी मुकाम आ गया है और हमारा भी मुकाम यहाँ तक रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वक्त है। तो अर्जुन जी, एक बड़ा जीवन से जुड़ा हुआ एक मैं जानना चाहता हूँ आपसे, प्रशासनिक अधिकारी से राजनेता में वो ज्यादा अच्छा था ये वाला? देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है जी, वो भी सेवा का काम है और जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं वो भी सेवा का काम है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं जी, पॉलिसी नहीं बना सकते। तो जब हम राजनेता बन करके पॉलिसी बनाने की और बढ़ते हैं तो एक सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति का कैनवास बड़ा हो जाता है। इसमें चैलेंज ज्यादा है, ज्यादा चैलेंज, कोई शक नहीं। बिल्कुल, अभी इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में बिल्कुल इसमें चैलेंज ज्यादा है जी। लेकिन मेरा स्वभाव सार्वजनिक जीवन जीने के अनुकूल है, इसलिए उसका मुझे फायदा मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है अर्जुन मेघवाल को, केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोगों के चहेते बनाने में? जनता का। जनता घर परिवार से सबका ही है। विशेष रूप से हमारी पत्नी पाना देवी जी का भी बड़ा योगदान है।
तो लगता है पाना देवी नाम में ही कहीं न कहीं इस तरह की जिसे कहें कि एक प्रतिभा छिपी होती है। यहाँ इस क्षेत्र में पाना देवी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 90 साल की, आपको याद होगा। हाँ, यहाँ अभी बताया था जी। अणखीसर में। हाँ, अणखीसर में पाना देवी